इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 17 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही का इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर एंड्स हिज कैरियर विद हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ अपना करियर समाप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 20। देखिए, एक तो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये वाली आप सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं सेव कर दूंगा। दो इमेज और हैं आगे, तो पूरा आपको एक ब्रीफ में मिल जाएगा इनके बारे में। देखिए, स्विट्जरलैंड से आते हैं, टेनिस प्लेयर हैं रोजर फेडरर, आप सभी ने सुना होगा। तो 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया है और 23 सितंबर 2022 से शुरू होने वाला लेवर कप इनका फाइनल टूर्नामेंट होगा। तो इंटरनेशनल टेनिस से तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। इनके कुछ रिकॉर्ड्स देखेंगे, क्योंकि उम्मीद मानकर चलिए, ऐसा मानकर चलिए कि आगे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। देखिए, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हैं, जिसमें 8 विंबलडन है, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 5 यूएस ओपन है और 1 फ्रेंच ओपन टाइटल है। आपको जानना चाहिए कि 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स नडाल के पास हैं 22, फिर है जोकोविच के पास 21। साथ ही आपको जानना चाहिए जिमी कॉनर्स के बाद सबसे ज़्यादा जो कैरियर टाइटल्स हैं वो इन्हीं के पास हैं 103 और 157 फाइनल्स इन्होंने खेले हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 310 हफ्ते तक ये नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, जिनमें कि 233 कंसेक्यूटिव वीक्स तक ये रहे, यानी कि लगातार 237 वीक्स तक रहे और ओवरऑल ये 310 हफ्ते तक नंबर 1 पोजीशन पर रहे हैं। और 5 बार इन्होंने साल जो आपका ख़त्म होता है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहकर किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पहला जो इन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता, ये विंबलडन जीता था साल 2003 में 21 वर्ष की उम्र में। इनकी अगर हम वेल्थ की बात करें तो 550 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है, और जिसमें कि 115 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने टेनिस खेलकर अर्न की है। तो ये दो चार्ट्स भी आप देख सकते हैं, चार्ट्स नहीं कहेंगे, ये दो इमेजेस आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जैसे आप सबसे पहले देखिए, ओल्डेस्ट प्लेयर टू होल्ड द नंबर 1 रैंकिंग, इस तरह के कई सारे फैक्ट्स इसमें हैं। ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 17 सितंबर। तो देखिए, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ये हर साल 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और मई 2019 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इस साल इसका थीम रहेगा मेडिकेशन सेफ्टी और स्लोगन है मेडिकेशन विदाउट हार्म। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has restructured its high-level panel on cyber security. Who will chair the panel, which now has 6 members? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने साइबर सुरक्षा पर अपने उच्च स्तरीय पैनल का पुनर्गठन किया है। 6 सदस्य वाले इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवीन कुमार सिंह। आपको जानना चाहिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, इसने साइबर सिक्योरिटी पर अपना जो हाई लेवल पैनल है उसको रिस्ट्रक्चर किया है, यानी कि कुछ चेंजेस किए हैं। इसकी जो चेयरमैनशिप है ये नवीन कुमार सिंह कर रहे हैं, जो कि नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC के डायरेक्टर जनरल हैं। तो अब इसमें 6 मेंबर्स इंक्लूड रहेंगे इस कमेटी में, इस पैनल में। पहले इसमें केवल 4 ही मेंबर्स थे। तो बाकी के मेंबर्स अगर हम देखें तो संजय बहल, H कृष्णमूर्ति, संदीप शुक्ला, देवदीप मुखोपाध्याय और सुगाता गंगोपाध्याय इसमें शामिल हैं।
The Reserve Bank of India will run the pilot projects for complete digitalization of Kisan credit card lending in the select districts of which states? भारतीय रिजर्व बैंक किन राज्यों के चुनिंदा जिलों में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के पूर्ण डिजिटीकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसान क्रेडिट कार्ड लैंडिंग, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लैंडिंग की जाती है तो उसे कंप्लीट डिजिटलाइजेशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स, यानी कि शुरुआत में जो आप देखते हैं कि कैसा कार्य करेगा, उसको लॉन्च कर रहा है मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इस डिजिटलाइजेशन का जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि जो केसीसी बेस्ड लैंडिंग है उसको और एफिशिएंट बनाना, कॉस्ट को रिड्यूस करके, और जो क्रेडिट फ्लो है उसको रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचाना। तो इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश में पार्टनर रहेगा और फेडरल बैंक रहेगा तमिलनाडु में पार्टनर बैंक। आपको जानना चाहिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये स्कीम साल 1998 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समरकंद, द वेन्यू ऑफ द SCO समिट 2022 इज अ सिटी इन विच कंट्री? SCO शिखर सम्मेलन 2022 का स्थल समरकंद किस देश का एक शहर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, उज्बेकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये समरकंद उज्बेकिस्तान पहुंचे और इनको उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर शावकत मिर्जियोयेव, इन्होंने इनवाइट किया था कि आप SCO की जो 22nd मीटिंग है इसको अटेंड कीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पहुंचकर उज्बेकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट इस्लाम करीमोव इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको जानना चाहिए इससे पहले वाराणसी को SCO टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल फॉर 2022-23 सिलेक्ट कर चुका है। नेक्स्ट ईयर 2023 में भारत SCO समिट को होस्ट करेगा। SCO के बारे में अगर हम देखें तो इसके 8 मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये सभी जो कंट्रीज़ हैं ये मेंबर बनना चाहती हैं। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। आपको बता दें ईरान ने भी यहाँ पर एक MOU साइन किया है कि वो इसका पूर्ण सदस्य बनना चाहता है और अगले साल 2023 में जब भारत के पास SCO समिट की अध्यक्षता रहेगी तब ईरान इसका फुल मेंबर बन जाएगा। शंघाई 5 इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। उसके बाद फिर जब इसमें उज्बेकिस्तान को ऐड किया गया तब इसका नाम पड़ा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। साल 2001 में स्थापना हुई। आपको जानना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में इस ग्रुप में एंट्री मिली। और अगर हम बात करें ग्लोबल GDP में इसके कंट्रीब्यूशन की तो SCO कंट्रीज जो है ये ग्लोबल GDP में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन में 40%। SCO का जो सेक्रेटेरिएट है बीजिंग चाइना में है और इसके सेक्रेटेरिएट की वर्किंग लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज़ हैं। क्या आप जानते हैं समरकंद उज्बेकिस्तान के बारे में ये फैक्ट? गुरी अमीर, ये जो तैमूर रहे जो काफ़ी खूनी मतलब लड़ाकू के नाम से जाने जाते थे, अपने दुश्मन का सिर काटकर जमा करने की इनकी आदत थी। तो तैमूर का जो मकबरा है वो भी समरकंद उज्बेकिस्तान में है। और साथ ही उज्बेकिस्तान के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए जो बाबर है इसका जन्म भी उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो 2 फैक्ट हैं जो इस तरह के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जहाँ पर हिस्ट्री वगैरह से संबंधित या फिर जनरल नॉलेज पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। As per the State Bank of India report, India is set to become the 3rd largest economy in the world by which year? भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 2029। तो भारत 2029 तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा कहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने। तो जर्मनी को 2027 में भारत सरपास कर देगा, इससे आगे निकल जाएगा और 2029 में जापान से आगे निकल जाएगा। ग्लोबल GDP में भारत की GDP का शेयर 3.5% है, जबकि 2014 में 2.6% था और 2027 में 4% होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। ये जो रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, इसको
जो ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एसबीआई की सौम्या कांति घोष इन्होंने लिखा है। साथ ही आपको जानना चाहिए एसबीआई ने जो फिजिकल ईयर 23 के लिए जो भारत की फुल ईयर जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है इसको 6.8% बताया है, पहले 7.5% बताया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1950 से भारतीय जो पर कैपिटा इनकम है ये लगभग 500 गुना जो है बढ़ी है। 1950 में जहां ये 265 रुपये थी, वहीं 2020-21 में ये 1,28,829 रुपीज़ हो गई है। स्क्वायर यार्ड्स एंड विच बैंक लॉन्च्ड ओपन डोर्स होम बायर इकोसिस्टम। स्क्वायर यार्ड और किस बैंक ने ओपन डोर्स होम बायर इकोसिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। तो देखिए प्राइवेट लेंडर एक्सिस बैंक और स्क्वायर यार्ड्स क्या है? एक रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म है। तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर इन्होंने एक होम बायर इकोसिस्टम यानी कि ओपन डोर्स इसको लॉन्च किया। एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप होम्स वगैरह सर्च भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, सीईओ अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इन कोलैबोरेशन with the cyber security agency of which country designed and conducted the cyber security exercise synergy for 13 countries। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का डिजाइन और संचालन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सिंगापुर। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के तहत आती है, इसने साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर के साथ मिलकर 13 देशों के लिए एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम सिनर्जी रहा है। तो ये इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का एक हिस्सा रही। इसका थीम रहा बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द 5th फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट इन केरला? निम्नलिखित में से कौन केरल में 5वां पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अलापुझा। तो देखिए अलापुझा यानी कि एलएफपी भी इसको बोलते हैं। तो ये केरल का 5th फुली डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ऐसी अनाउंसमेंट की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केरला एंड लक्षद्वीप रीजनल डायरेक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। इससे पहले त्रिशूर, कोट्टयम, पलक्कड़ और कासरगोड ये भी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट हैं केरल में। अच्छा, केरल से संबंधित एक और स्पोर्ट्स से संबंधित ये करंट अफेयर्स हैं, इसको भी आपको जान लेना चाहिए। केरल में यहीं पर जो है अलेप्पी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक पुन्नावदा लेक है, तो इसमें नेहरू ट्रॉफी होती है। कई बार पूछा जाता है कि नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऐसे तो नेहरू ट्रॉफी कई खेलों से संबंधित है, लेकिन बोट रेस से भी संबंधित है, ये केरल में होती है। तो इसको किसने जीता है? पल्लाथुरुथी बोट क्लब की जो महादेवी कदु कटिल थेकेतिल, तो इसने जीता है ये 68वां एडिशन नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू सपोर्ट विमेन एथलीट्स ऑफ द कंट्री। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अपने साझेदारी की घोषणा की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, HSBC इंडिया। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने HSBC इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है, जिसके तहत जो विमेन एथलीट्स हैं हमारे देश में, खास करके यंगस्टर्स, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप्स जो होती हैं अंडर 14 और अंडर 16 कैटेगरीज की, तो इनसे जो भी प्रॉमिसिंग गर्ल्स हैं यानी कि जो अच्छा खेलता हुआ दिख रही हैं कि हाँ ये कुछ आगे कर सकती हैं काफ़ी अच्छा, तो उनको पिकअप किया जाएगा और ट्रेन किया जाएगा। HSBC इंडिया जनरल मैनेजर एंड CEO हितेंद्र दवे हैं। इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड बाय व्हाट % ईयर ऑन ईयर टू $23.26 बिलियन इन जुलाई अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक डेटा रिलीज्ड। रिजर्व बैंक के जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में भारत का सेवा निर्यात सालाना आधार पर कितने प्रतिशत बढ़कर 23.26 अरब डॉलर हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 20.2%। तो भारत का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है ये जुलाई में 20.2% इंक्रीज हुआ है और कितना हो गया? $23.26 बिलियन। ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा ने बताया है।
जुलाई का जो एक्सपोर्ट्स रहा वो जून के मुकाबले काफ़ी कम रहा। तो देखिए जो इंपोर्ट रहा ये 22.3% रहा है, यानी कि 13.92 बिलियन यूएस डॉलर रहा जुलाई में। 22.3% बढ़ा और बढ़कर कितना रहा 13.92 बिलियन यूएस डॉलर इन जुलाई रहा है। ठीक है, अच्छा, और जून में जो इंपोर्ट था ये 15.76 बिलियन यूएस डॉलर था, जबकि अप्रैल से जुलाई का जो पीरियड रहा 2022-23 का, इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट है ये 94.75 बिलियन यूएस डॉलर रहा और इंपोर्ट इसी पीरियड में 58.94 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। ये सब डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है। According to Finance Ministry data, how much was the gross GST revenue in the month of August 2022? वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 के महीने में सकल जीएसटी राजस्व कितना था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1,43,612 करोड़ रुपीस। देखिए, भारत ने अगस्त के महीने में जो जीएसटी है उसका कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपए किया है और ये लगातार छठवीं बार है जब हमारा जीएसटी रेवेन्यू ये 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा है। 1.40 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा है, ऐसा छठी लगातार बार हुआ है। तो जो टोटल हमारा जीएसटी रहा 1.43 लाख करोड़ रुपीस का, तो इसमें सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये 24,710 करोड़ रुपए रहा। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी ये 30,951 करोड़ रुपए रहा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी 77,782 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें कि जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर भी जो टैक्स लगता है वो 42,067 करोड़ रुपए का कलेक्शन उस पर रहा है। सेस 10,168 करोड़ रुपए का रहा। आपको जानना चाहिए भारत की जो जीडीपी है ये इस फिजिकल ईयर के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 13.5% जो है सर्ज हुई है, बढ़ी है। थर्टीन 13.5% एज अगेंस्ट 20.1%, हाँ घटी है ना, 13.5% एज अगेंस्ट 20.1% ग्रोथ सीन ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन 2021। हाँ, तो 2021 में जो फर्स्ट क्वार्टर में 20.1 रही थी और इस बार जो ये वाला फिजिकल है आपका इसमें 13.5% रही है। अच्छा, एक फैक्ट आपको ये भी जानना चाहिए कि जुलाई 2022 में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन था ये 1,48,995 करोड़ रुपए का रहा था। ठीक है, तो ऐसा दूसरी ये सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू हमारा रहा है अब तक जीएसटी का। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन किस मंथ रहा था, तो वो अभी भी आपका अप्रैल के महीने में है, जो कि जो आपका मार्च में जो ईयर एंड सेल्स हुई थी उसके लिए कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, तो अप्रैल 2022 में हमारा कितना कलेक्ट हुआ था 1.68 लाख करोड़ रुपीस का। तो ये अब तक का हाईएस्ट एवर रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन। सेकेंड हाईएस्ट कब रहा? जुलाई में। Which of the following has tied up with IME India Private Limited to expand its money remittance services between Indo-Nepal corridor? निम्नलिखित में से किसने भारत नेपाल गलियारे के बीच अपनी धन प्रेषण सेवाओं का विस्तार करने के लिए IME इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मुथूट फिनकॉर्प। तो देखिए, मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने IME इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया है ताकि इंडो नेपाल कॉरिडोर के बीच जो मनी रेमिटेंसेस सर्विसेज हैं उसको एक्सपेंड किया जा सके। आपको बता दें जो मुथूट फिनकॉर्प है ये नेपाली कम्युनिटी जो भारत में रहती है उनको काफ़ी टाइम से असिस्ट कर रही है ताकि वो अपना पैसा अपने देश में भेज सकें। किसके थ्रू? जो इनका एग्जिस्टिंग पार्टनर है प्रभु मनी ट्रांसफ़र प्राइवेट लिमिटेड, इसके सहयोग से। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया और ग्लोबल IME बैंक लिमिटेड नेपाल ये दोनों ही बैंकिंग पार्टनर हैं इंडो नेपाल रेमिटेंस सर्विसेज के लिए। बाकी मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड के CEO साजी वर्गीस हैं और IME इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO गौतम नैथानी हैं। SBI कार्ड लॉन्च्ड कैशबैक SBI कार्ड टू बूस्ट ऑनलाइन स्पेंड्स। हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO SBI कार्ड? SBI कार्ड ने ऑनलाइन खर्च बढ़ाने के लिए कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है। SBI कार्ड के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है राम मोहन राव अमारा। तो देखिए, SBI कार्ड ने कैशबैक SBI कार्ड लॉन्च किया है जो कि एक कैशबैक फोकस्ड क्रेडिट कार्ड है
ताकि जो ऑनलाइन स्पेंडिंग है वो बूस्ट हो सके। तो इसके तहत 5% कैशबैक मिलेगा यदि ऑनलाइन स्पेंड आप करते हैं। इस कार्ड, ये जो कार्ड होल्डर्स हैं वो करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है एसबीआई कार्ड के? रामा मोहन राव अमारा। साथ ही आपको जानना चाहिए एसबीआई कार्ड ने आदित्य बिरला फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है आदित्य बिरला एसबीआई कार्ड के लिए। विच स्टेट लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम? किस राज्य ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मेघालय। तो देखिए मेघालय के सीएम कॉनरेड के संगमा, इन्होंने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लॉन्च की है, जिसका मकसद ये है कि जो फार्मर्स हैं ये लाइव स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज़ से अपनी कमाई कर सके। तो फेज़ 1 जिसमें कि 15.18 करोड़ रुपीज़ खर्च किए जाएंगे, इसके तहत 4 हाई यील्डिंग इम्प्रूव वैरायटीज़ जो हैं 6000 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बाकी हाल ही में हमने पढ़ा था कि यहाँ के सीएम ने रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सीलरेट डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स अक्रॉस द कंट्री? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश भर में डिजिटल रचनात्मकता कौशल में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा एडोबी। तो देखिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसने पार्टनरशिप साइन की है एडोबी के साथ, ताकि जो डिजिटल क्रिएटिविटी स्किल्स हैं हमारे देश में वो एक्सीलरेट हो सके। इसको एडोबी बोलते हैं, एडोब नहीं, एडोबी। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो एडोबी है वो जो एजुकेटर्स हैं भारत में, तो उनके स्किल के लिए कोर्सेज जो है लॉन्च करेगा। साथ ही डिजिटल क्रिएटिविटी को करिकुलम में इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही आपको एडोबी के बारे में जानना चाहिए। सीईओ शांतनु नारायण है। हेडक्वार्टर्स इसका यूनाइटेड स्टेट्स में है। और आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में एडोबी ने एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फर्म फिग्मा, इसको भी एक्वायर किया है $20 बिलियन में। What amount has been sanctioned by the central government for designing and developing of Tejas Mark II fighter jet? केंद्र सरकार ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 6500 करोड़ रुपीस। तो देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर 6500 करोड़ रुपीस सैंक्शन कर दिए गए हैं तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, इसके प्रोटोटाइप्स, फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए। BOB Financial Solutions Limited and Snapdeal in partnership with NPCI and Japan's JCB International have launched the Snapdeal BOB JCB Rupee Credit Card. Name the MD and CEO of BFSL, यानी कि जो BOB Financial Solutions Limited है इनके MD and CEO का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा शैलेंद्र सिंह। तो BOB Financial Solutions Limited यानी कि BFSL जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसने स्नैपडील के साथ इसने और स्नैपडील ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI और जापान का जो JCB इंटरनेशनल है इसके साथ मिलकर स्नैपडील BOB JCB रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसमें भी वही है कि 5% का कैशबैक जो है मिलता है यदि आप इस कार्ड के थ्रू स्पेंड करते हैं स्नैपडील ऐप पर। MD एंड CEO कौन है इसके? BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के शैलेंद्र सिंह। Which bank has announced partnership with Asian Development Bank to support and promote supply chain finance solutions in India? किस बैंक ने भारत में आपूर्ति श्रृंखला वित्त समाधानों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंडसइंड बैंक। तो देखिए इंडसइंड बैंक ने यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप अपनी अनाउंस की है ताकि जो सप्लाई चेन फाइनेंस सॉल्यूशंस हैं भारत में उनको सपोर्ट और प्रमोट किया जा सके। तो इसके तहत एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम भी साइन किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जिसकी इनिशियल आउटले $70 मिलियन की है। आपको ये भी जानना चाहिए इंडसइंड बैंक ने हाल ही में स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है सप्लाई चेन फाइनेंस SCF के लिए, जिसका नाम है अर्ली क्रेडिट। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इंडसइंड बैंक की बात करें MD एंड CEO सुमंत कथपालिया है। हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। और हाल ही में हमने भी देखा था इंडसइंड बैंक ने रूपी के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर 100% पेपरलेस लोन्स फॉर यूज्ड कार्स।
Which PSU has signed an MOU with Smiths Detection for offering advanced high energy scanning systems to the Indian market? भारतीय बाजार में उन्नत उच्च ऊर्जा स्कैनिंग सिस्टम की पेशकश करने के लिए किस पीएसयू ने स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है बीईएल। तो देखिए नवरत्न डिफेंस पीएसयू है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल। इसने एक एमओयू साइन किया है स्मिथ्स डिटेक्शन के साथ, जो कि एक ग्लोबल लीडर है थ्रेट डिटेक्शन एंड सिक्योरिटी इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजीज में। तो किस लिए किया है? इंडियन मार्केट में हाई एनर्जी स्कैनिंग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाकी आपको ये जानना चाहिए, हाल ही में हमने भी पढ़ा था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, जिसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है, तो इसके सीएमडी चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर एडिशनल चार्ज लिया है दिनेश कुमार बत्रा ने। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दुबई। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी, इसका फर्स्ट एडिशन दुबई यूएई में संपन्न हुआ। थीम रहा डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये समिट बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ लोक शाहीर बलदीर अन्नभाऊ साठे इन विच सिटी? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस शहर में लोक शाहीर बेलादीर अन्नभाऊ साठे की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है मॉस्को। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। इन्होंने रशिया के मॉस्को में ऑल रशिया स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर, यहाँ पर लोक शाहीर बलदीर अन्नभाऊ साठे इनका एक प्रतिमा को अनवील किया है, अनावरण किया है। आपको जानना चाहिए जो साठे इनका जो वर्क रहा है वो रशियन रेवोल्यूशन एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रेरित रहा है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर रहे और काफ़ी जाने माने ऑथर रहे, और इनका जो वर्क है उसको रशियन में भी ट्रांसलेट किया गया। ये जो तुकाराम भाऊराव साठे, जिन्हें बाद में अन्नाभाऊ साठे के नाम से जाना जाने लगा, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। Who has been appointed as the new chairman and managing director of the India Trade Promotion Organization (ITPO)? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बीवीआर सुब्रमण्यम। तो बीवीआर सुब्रमण्यम इनको इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईटीपीओ का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2 साल के लिए। ये एलसी गोयल को रिप्लेस कर रही हैं। सुब्रमण्यम जी की अगर हम बात करें तो ये फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तौर पर कार्यरत हैं। आईटीपीओ की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना साल 1977 में हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटकाज पुण्यकोटि दत्तू योजना कैटल एडॉप्शन स्कीम? कर्नाटक की पुण्यकोटि दत्तू योजना, मवेशी गोद लेने की योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुदीप। तो आप सभी जानते हैं सुदीप एक्टर हैं, कन्नड़ एक्टर हैं। तो कर्नाटक सरकार ने इन्हें एक जो इनकी कैटल एडॉप्शन स्कीम है जिसका नाम पुण्यकोटि दत्तू योजना है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बाकी हमने ये भी पढ़ा था कि कर्नाटक ने हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज इसको भी लॉन्च किया। विनर्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 हैव बीन अनाउंस्ड। द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई। यह पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1957। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स फाउंडेशन ने 64th रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स 2022 अनाउंस कर दिए हैं। इस अवार्ड को नोबेल पीस प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। विनर्स के नाम हम देखेंगे। सोथियारा चिम जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, माफ़ कीजिएगा, कंबोडिया से हैं ये। दूसरा है बर्नाडेटे मैड्रिड, ये पेडियाट्रिशियन है फिलीपींस से। तीसरा है तदाशी हाटोरी, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं जापान से। गैरी बेंचेहिप, ये एक्टिविस्ट एंड फिल्म प्रोड्यूसर हैं इंडोनेशिया से। तो ये सभी विनर्स रहे हैं इसके। बाकी आपको जानना चाहिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। अप्रैल 1957 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ट्रस्टीज ऑफ द रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड है। और ये केवल अब एक ही कैटेगरी में दिया जाता है, इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी में। तो ये जो फिलीपींस के
7th प्रेसिडेंट रहे रमन मैग्सेसे, इनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया। सबसे पहली बार यह अवार्ड 1958 में दिया गया। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। होनियारा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री इन द ओशिनिया रीजन? आंसर इज सोलोमन आइलैंड्स। इन विच कंट्री वुड यू फाइंड द शिबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट? फिलीपींस। विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ कलकत्ता? जॉब चार्नोक। In which edition of the Summer Olympics were 11 Israeli athletes killed by Palestinian militants? Answer is 1972 Summer Games in Munich, Germany. It was in 1968 when the Indian government had declared to observe the birth anniversary of M. Visvesvaraya as National Engineers Day. Many countries are proposing to tax unearned, unanticipated gain in income through no additional effort or expense. What are such taxes called? Answer is windfall tax. Windfall का मतलब देखिए इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि अचानक से आपके पास धन आ जाना, अनएक्सपेक्टेड मनी आपके पास आ जाना, उसको बोलते हैं विंडफॉल। अब अगर हम इसको इसकी भाषा में देखें, इकोनॉमी की भाषा में, तो विंडफॉल टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए आपने देखा कि जब कोविड-19 आया तो कई जैसे इंजेक्शंस थे, कई इंजेक्शन थे जो 500 रुपये के मिलते थे, कई हज़ारों में लाखों में हो गया। सिलेंडर्स, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आते थे, वो उनकी कीमतों में आपने देखा कि कितनी बढ़ोतरी हो गई। तो क्यों हुई है बढ़ोतरी? और फिर जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ, है ना। तो विंडफॉल क्या हुआ? आप कुछ ऐसी सरकमस्टेंसेज आ गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई, अनएक्सपेक्टेड ऐसी कंडीशन आ गई जो आपने भी नहीं सोची थी, लेकिन आपको उससे फ़ायदा हो गया। अब ऑक्सीजन सिलेंडर वालों ने ऐसा कुछ अपने सिलेंडर्स में थोड़ा ना डाला था कि हाँ जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, वो तो कोविड आ गया, इस वजह से जो है डिमांड बढ़ गई। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका जो है प्रॉफिट बढ़ गया। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ स्थिति इस तरह की आ जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं विंडफॉल। अब अगर आप इस तरह का जो आपने प्रॉफिट मुनाफा कमाया उस पर टैक्स लगा दिया जाए तो उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। अब आप देखें कोविड-19 से पहले या फिर रशिया यूक्रेन वॉर से पहले जो है आपके तेल की कीमतों में इजाफा तो था पहले से, लेकिन इतना नहीं था, है ना। फिर क्या हुआ, कंपनीज ने तब तेल इनसे खरीदा हुआ था। लेकिन अब रशिया यूक्रेन के बाद जो ये रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो तेल सप्लाई अफेक्ट हुई है ना। तो इससे क्या हुआ है, अब तेल के दाम बढ़ गए इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो जो तेल कंपनी है, इन्होंने पहले जो सस्ता तेल खरीदा था, अब इनको मुनाफा हो रहा है क्योंकि हाई रेट में तेल बेच रहे हैं। तो क्या है, इन्होंने एक्सपेक्ट थोड़ा ना किया था कि ऐसा हो जाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अपने आप बन गई जिससे इन्हें फ़ायदा होने लगा। तो इसको अब सरकार चाह रही है कि इस तरह के जो फ़ायदे होते हैं ना, जिसमें आपने कुछ नहीं किया है लेकिन स्थिति कुछ ऐसी बनी कि आपको फ़ायदा हो जाए, तो उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। उस तरह के जो आपको बेनिफिट हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उस पर टैक्स लगाने को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। समझ गए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ई दाखिल पोर्टल वॉज लॉन्च्ड on 7th September 2022 by which ministry? As per the Boeing report, the air traffic of India will grow by an average of what % per year till 2040? Name India's first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus vaccine for the prevention of cervical cancer. Which country's all-rounder Colin de Grandhomme has announced his retirement from international cricket? India and which country have agreed to work towards the establishment of Indo-Pacific Trilateral Development Cooperation? INS Satpura and P-8I maritime patrol aircraft of the Indian Navy reached Darwin in Australia on 12 September 2022 for participation in the multinational exercise hosted by the Royal Australian Navy। तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो कोशिश कीजिएगा 6 के 6 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।